यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के एक नए यूनिट को, जिसका नाम है यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि पीपल एनवायरमेंट डेवलपमेंट का अपना सिलेबस क्या है, जो अपने यूजीसी नेट पेपर के पेपर नंबर 1 के अंदर आता है। ओके, हाँ जी, और टोटल सिलेबस जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सिलेबस के अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम क्या, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो पीपल क्या है, डेवलपमेंट क्या, एनवायरनमेंट क्या, ये सब पढ़ेंगे। और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो है वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, हाँ जी, तो आज की क्लास में ब्रॉड ओवरव्यू जो है वो हम लोग लेने वाले हैं और इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आप भी अपकमिंग जो नेट एग्जाम है अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर हम लोग देते हैं पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर ऐसे ही, प्लस में मिलेगा आपको सारी बुक्स 10 यूनिट से पेपर 1 की, तो 10 की 10 किताबें आपके होम एड्रेस पे आएंगी, और साथ में रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलो हम शुरुआत करते हैं। पहले सिलेबस को देखते हैं कि आखिर सिलेबस में है क्या। तो अपने पेपर नंबर 1 जो है, जो कंपल्सरी पेपर होता है, तो उसके अंदर जो है जनरल पेपर के अंदर यूनिट नंबर 9 है अपना पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। इस पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली जो कंटेंट आ रहा है वो उसको 7 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया। सबसे पहले आता है यहाँ पे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए एक बॉडी जो है वो बनी हुई है, जिसका मेन काम जो है वो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है। ओके, तो उसको बोलते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन, जो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड आउटलुक जो है वो बेसिकली अपनाती है और वर्ल्ड लेवल पे जो जो इश्यूज है तो उनके रिगार्डिंग जो है नॉर्म्स बनाने का काम कर रही है। ओके, तो उसके लिए यूएन, यूनाइटेड नेशंस के कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिनको बोलते हैं यूएनडीपी। उसके अंदर एक प्रोग्राम आता है जिसको बोलते हैं एमडीजी, जो पहले चला करते हैं, उसकी जगह पे अब जो आ गया वो है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एक टॉपिक तो ये है। फिर है जी अपना ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। जब ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है, ओके, तो उसमें अब ह्यूमन एक्टिविटीज, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, तो उनका ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है तो उसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो वो सेकंड टॉपिक है। फिर है जी आपके एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसके अंदर बेसिकली लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल के इशू देखने हैं। साथ में आएगा पोल्यूशन का, यहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट, अलग अलग तरीके का, ये सबके रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा। देन है क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका अपने एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो देखना है। एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल डायमेंशंस चेक करनी है। फिर आएगा इंपैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ है तो उसके ऊपर पोल्यूटेंट का क्या इंपैक्ट है, मतलब पोल्यूटेंट जो है उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट है, एक ये टॉपिक है। इसके बाद है नेचुरल एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, अलग अलग तरह के रिन्यूएबल, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है और कुछ आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो उनके बारे में चर्चा करनी है। तो यहां पे दे रखा है सोलर, विंड, सोइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास हो गया, और न्यूक्लियर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब। फिर आएगा आपके नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, जैसे साइक्लोन हो गया, जैसे ड्रोट हो गया, तो ये सब है आपके नेचुरल डिजास्टर्स। तो इनके बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद में इनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, अगर मान लो कल को अर्थक्वेक आए तो कैसे आप उसमें रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे उसे बचा जा सकता है, तो इन सब के बारे में अपने को चर्चा करनी है। फिर आएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एनएपीसीसी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एनएपीसी से स्टार्ट किया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करनी है। और उसके बाद आएंगे कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे जो है एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ एग्रीमेंट हुए, वो सब यहां पढ़ेंगे। टोटल मिला के 6 एग्रीमेंट है। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक है आपका रियो समिट, एक है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर है क्योटो प्रोटोकॉल, फिर है पेरिस एग्रीमेंट, फिर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो टोटल मिलाकर के ये 7 जो है वो पार्ट्स के अंदर जो है पूरे एनवायरनमेंट के सिलेबस को बाइफरकेट किया गया। एग्जाम के अंदर लगभग कई बार 5 और कई बार 6 क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के लिए, तो अपने को जो है इसको स्टार्ट करना है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज सम बेसिक मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है। बट मैं आपको बोलता सब्जेक्ट का नाम क्या है, सर अपने सब्जेक्ट का नाम है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो 3 टर्म है, वन इज अ पीपल, अनदर वन इज अ डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज अ एनवायरनमेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे कि पीपल का मीनिंग क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट का मतलब क्या, और फिर आएंगे एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट्स के ऊपर। ओके, हाँ जी, अगर बेसिक टर्म में मैं बात करता हूं कॉमन पार्लेंस में, तो पीपल का मतलब क्या, पीपल का मतलब होता है लोग। अब ये बताओ पीपल एक अकेला होता है या वो
सिंगुलर है या वो प्लूरिलेटरल है? सर पीपल की अगर आप बात करें तो पीपल सिंगुलर थोड़ी होता है, पीपल का मतलब तो क्या हो गया, बहुत सारे लोग हो गए। तो पीपल का मतलब सबसे पहले क्या, तो यहां पे मैंने लिखा पीपल इज ए प्लूरैलिटी। पीपल जो है वो क्या होता है, नॉट सिंगुलर, जो एक अकेला नहीं है। पीपल का मतलब कोई भी ग्रुप, पीपल का मतलब यहां पे क्या होता है, कोई भी ग्रुप। तो लिखा पीपल इज ए प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस कंसीडर्ड एज ए होल, जिनको एक साथ कंसीडर किया जाता है। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों का एक ग्रुप है, कई सारे लोगों का एक जत्था है, उसको जब हम एक साथ जो है कंसीडर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीपल्स। क्या बोलते हैं, पीपल्स। तो पीपल का मतलब एक अकेला बंदा नहीं, पीपल का मतलब जो है, पीपल का मतलब क्या होता है कि जब एक ग्रुप को जब आप जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या एक जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को बोलते हैं आप लोग क्या, पीपल। तो पीपल के अंदर सिंगुलर पर्सन नहीं आएगा। वो जो ग्रुप है वो क्या, एज इन द केस विद एन एथनिक ग्रुप, वो एथनिक ग्रुप भी हो सकता है, कोई नेशन भी हो सकता है, या पब्लिक ऑफ ए पॉलिटी। तो बेसिकली इसको बोलते हैं आप लोग क्या, पीपल। तो पीपल का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, पीपल इज ए प्लूरैलिटी। पीपल जो है प्लूरल सेंस के अंदर हम उसको पढ़ते हैं, नॉट ए सिंगुलर। और पीपल के अंदर बेसिकली जो है क्या आएगा, जिसके अंदर हम लोग जो है जब पूरे ग्रुप एज ए होल को कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीपल। ओके हाँ जी। अब क्वेश्चन आता है कि सर डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ। जब भी बात आएगा डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ होती है। पहले आप जिस पोजीशन पे होते हैं आप उसे अपर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है बेसिकली, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो क्रिएट करता है किसको, ग्रोथ को, प्रोग्रेस को, पॉजिटिव चेंज और एडिशन ऑफ द फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल या डेमोग्राफिक कंपोनेंट। तो आपके वेरियस कंपोनेंट्स हैं। जब उन कंपोनेंट्स के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, पहले जब वो बच्चा पैदा हुआ तो मान लो वो 2 किलो का या 2.5 किलो का था, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर बच्चा जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो बड़ा हुआ, तो बच्चे का वेट 5 किलो हुआ, फिर 10 किलो हुआ, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो हो गया बच्चे का वेट। तो ये क्या है, डेट इज नोन एज ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब जो है बेसिकली क्या होता है, जब पॉजिटिव चेंज होता है या एडिशन होता है किसके अंदर, किसी भी फिजिकल, किसी भी इकोनॉमिक, किसी भी डेमोग्राफिक, किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेवलपमेंट। पर्पस जो है डेवलपमेंट का वो क्या होता है, द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज ए राइज इन द लेवल। पहले जो लेवल था उसके अंदर क्या होना, बढ़ोतरी होना। ये बेसिकली पर्पस होता है किसका, डेवलपमेंट का। एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द population and the creation or expansion of the local regional income and the employment opportunity। और डेवलपमेंट की वजह से जो है वो क्या होता है, जो रीजनल इनकम है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है एक पर्सन की, वो क्या होती है, बढ़ती है, विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्स ऑफ द एनवायरमेंट। और खास बात ये है, जब डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट के दौरान जो है हमारे जो रिसोर्स है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज होता है और उनको जो है वो खराब नहीं किया जाता है। डेवलपमेंट इज विजिबल एंड यूजफुल। डेवलपमेंट जो है वो एकदम आपको दृश्य रहेगा, आप देख सकते हो, कोई भी फिनोमिना हो रहा है तो उसको आप देख के बता सकते हो कि इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ या नहीं। एंड यूजफुल, नॉट नेसेसरली इमीडिएटली, एंड इंक्लूड एन एस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी चेंज एंड द क्रिएशन ऑफ द कंडीशन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट चेंज। तो डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है, आपके कंपोनेंट्स के अंदर, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेवलपमेंट। तो 2 बातें हमने आज पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा कि पीपल का मतलब क्या, तो पीपल का बेसिक मतलब क्या हो गया कि जो जब एक हम पूरे ग्रुप को कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग पीपल। अब वो ग्रुप के अंदर क्या, ग्रुप में सोसाइटी का एक सेक्शन भी हो सकता है, ग्रुप के अंदर पूरा शहर भी हो सकता है, ग्रुप में पूरा देश भी हो सकता है, तो और ग्रुप के अंदर पूरा संसार भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीपल्स। फिर बात आएगा डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चेंज होना, ठीक है, पहले के मुकाबले में लेवल अप होना, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेवलपमेंट। किस में होना, चाहे इकोनॉमिकली पैसा बढ़ गया, चाहे रिसोर्स बढ़ गए, ठीक है, चाहे आपका एनवायरमेंट जो है वो क्या हो रहा है, जब लगातार बढ़ते जा रहा है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेवलपमेंट। लेकिन खास बात डेवलपमेंट की जो है वो क्या होती है, जब डेवलपमेंट होता है, जब आपका लेवल जो है वो क्या होता है, अप होता है, तो उस टाइम पे आप रिसोर्स का प्रॉपर यूज करते हैं, उनको रिसोर्स को आप कभी भी डैमेज नहीं करते हैं। ओके हाँ जी, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेवलपमेंट। तो पीपल क्या, ओके, डेवलपमेंट क्या, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंट क्या है। अगर बात करेंगे एनवायरमेंट का कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, तो हम ये बोलते हैं एनवायरमेंट जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना। अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो पहले चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट का इंटरेक्शन। तो हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट का मतलब क्या, तो बोलते हैं एनवायरमेंट मीन्स इन फ्रेंच लैंग्वेज में जो है एनवायरमेंट का मतलब होता है टू सराउंडिंग। एनवायरमेंट बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना, एक होता है एनवायरन और एक होता है क्या, मेंट। एनवायरन का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग आपकी, और मेंट का मतलब क्या होता है, एक्शन।
या इंटरेक्शन। ओके हाँ जी, जब नेचर के साथ में जो है ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है, इसी को बेसिकली बोलते हैं आप लोग क्या, एनवायरनमेंट। तो मदर नेचर ने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया? सर मदर नेचर ने हमको जो है वो पानी प्रोवाइड किया, मदर नेचर ने हमको जो है एयर प्रोवाइड किया, मदर नेचर ने हमको जो है वो बायोस्फीयर प्रोवाइड किया, मदर नेचर ने हमको जो है लिथोस प्रोवाइड किया, बोले तो रॉक्स प्रोवाइड किया जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हमको जो है वो घर जो है ये सब जो भी फिजिकल सब्सटेंस है ये सब प्रोवाइड किया। तो ये सब जो है दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो पहले सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं एनवायरनमेंट जो है वो क्या। तो एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलकर बना, एक होता है एनवायरन और एक होता है क्या, मेंट। पहले बात करूंगा एनवायरन का। तो एनवायरन का मतलब जो है वो क्या होता है, टू सराउंडिंग, सराउंडिंग या फिर एनवेलप बोले तो ढक लेना, या फिर एनसर्कल कर लेना, या फिर एनक्लोज कर लेना। और मेंट का मतलब क्या होता है, एक्शन, एक्शन बोले तो इंटरेक्शन होना। तो एनवायरनमेंट का यहाँ पे बेसिक मीनिंग जो है वो क्या हुआ, द वर्ड एनवायरन मीन्स इन फ्रेंच टू सराउंडिंग, टू एनवेलप, टू एनसर्कल, टू एनक्लोज। एनवायरन मीन्स सराउंडिंग एंड मेंट मीन्स एक्शन। बोले तो एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, इंटरेक्शन है। जब इंटरेक्शन होता है किसका, मैन का और नेचर का, इंसान का और प्रकृति का, जो बेसिकली ये जो इंटरेक्शन हुआ, जब देखो आप जब बाहर जाते हो तो आप पेड़ को देखते हो, आप जब बाहर जाते हो तो सांस लेते हो, तो ये सब क्या है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही है। दिस ऑल इंक्लूड इन दी एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या, आप जिस घर में बैठे हो ये भी एनवायरनमेंट है। बेसिकली इसको लिथोस बोलते हैं। जैसे मान लो जो जमीन है, जो पत्थर हैं, जो ईंटें हैं, ये सब क्या है, लिथोस हैं। ओके, तो ये भी आपका एनवायरनमेंट है। आप रह रहे हो, सांस ले रहे हो, एटमॉस्फेयर है, वो भी एनवायरनमेंट है। आप पानी पी रहे हो, हाइड्रोस्फीयर है, वो भी आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है, आप जाते हो, आप जीव जंतुओं को देखते हो, आप खुद जो है वो भी क्या हो, एक एनवायरनमेंट का ही पार्ट हो बेसिकली। ओके, जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जब मैन का, इंसान का और प्रकृति का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज द एनवायरनमेंट। दस द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू आवर सराउंडिंग। तो एनवायरनमेंट का मतलब हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो है माहौल जो है, एंड वैरायटी ऑफ द इश्यूज, और अलग अलग तरह के इशू विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द नेचर। जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है और उनका नेचर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सब एक्शंस को, वो सब इंटरेक्शन को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, एनवायरनमेंट में। एनवायरमेंट रेफर टू द सराउंडिंग। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग इन विच, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिव। एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग जिसके अंदर लिविंग थिंग्स जैसे जीव जंतु, और नॉन लिविंग जैसे रॉक्स हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब, ठीक है, वो क्या होते हैं, लिव, जीते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बढ़ते हैं और खत्म भी होते हैं। लिव, इंटरेक्ट, ग्रो एंड पेरिश। ग्रो का मतलब बढ़ना, पेरिश का मतलब खत्म होना। इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग। एनवायरनमेंट का मतलब क्या, आपके आसपास की सराउंडिंग इन विच, जिसमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है लिव, इंटरेक्ट, ग्रो एंड पेरिश। द कंडीशन प्रेजेंट इन द सराउंडिंग गवर्न द लाइफ ऑफ द क्रिएचर्स देयरिन। तो ये जो कंडीशन जो प्रेजेंट होती है आपकी सराउंडिंग में, वो गवर्न करती है किसको, लाइफ ऑफ द क्रिएचर को। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, जब मैन का और नेचर का, इंसान का और प्रकृति का जो इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, एनवायरनमेंट। जो भी चीज आपके सराउंडिंग के अंदर है वो सब कंपोनेंट है, ये वो सब पार्ट है किसका, एनवायरनमेंट का। ओके हाँ जी, देखो बेसिकली हम बोलते हैं, अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अपने इंडिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट पास किया हुआ है जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और कैनेडियन जो अपना इंग्लिश जो है, इंग्लैंड का जो लॉ है, तो उसके अंदर एनवायरनमेंट को जो है वो डिफाइन किया गया। ठीक है, कैनेडियन, क्योंकि अपने इंडिया में जितने भी कानून है वो सब बेस्ड हैं किसके ऊपर, कैनेडियन लॉज के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे राज किया था पहले अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों का सिस्टम जो चल रहा था उसी को हम लोग अभी भी जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। तो एज पर इंग्लिश एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990 एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया और ये बोला गया एनवायरनमेंट एज कंसिस्ट ऑफ, एनवायरनमेंट में क्या आएगा, ऑल और एनी ऑफ द मीडिया। बोले तो एनवायरनमेंट में आएगा सभी चीज या उनमें से कोई एक चीज, लाइक एयर, लाइक वाटर, लाइक लैंड, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, आपके एनवायरनमेंट का। ओके हाँ जी, अब क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या, कि आप जो बोल रहे हो बारी बारी सराउंडिंग, उस सराउंडिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सराउंडिंग में बेसिकली 4 चीजों को जो है वो क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड ऑल द थिंग्स नेसेसरी। एनवायरनमेंट में वो सब चीजें आएंगी, वो सब चीजें आएंगी जो जरूरी है किसके लिए, टू नेसेसरी टू नरिश, पोषण करने के लिए किसको, जीवन को। तो जीवन जीने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब पार्ट है किसका, एनवायरनमेंट का। अब आप बताओ जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी क्या, सर जीवन जीने के लिए जो है हम बेसिकली बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। ओके हाँ जी, रोटी की बात करते हो, रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, और
और क्या चाहिए सर? पानी चाहिए जीने के लिए। हाँ जी, जीवन जीने के लिए हवा चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। हाँ जी, ये सब जो है वो पार्ट है किसका? एनवायरमेंट का। तो बोलते हैं द एनवायरमेंट प्रोवाइड ऑल द थिंग्स, एनवायरमेंट में वो सब चीज आएंगी दैट आर नेसेसरी टू नरिश द लाइफ, जो जीवन जीने के लिए क्या है? जरूरी है। इन ऑल इट्स वेरिड फॉर्म, अलग अलग तरीके से, लाइक एयर, वाटर, लैंड, फूड, शेल्टर एंड सो ऑन। देयर आर 4 स्पीयर, 4 एरिया है बेसिकली, 4 स्पीयर्स है, 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के। तो बोलते हैं देयर आर 4 स्पीयर दैट मेक अप द एनवायरमेंट। तो 4 स्पीयर्स हैं, 4 जो है हम इसको बेसिकली मंडल बोलते हैं, जो पूरे एनवायरनमेंट को जो है, जो पूरे पर्यावरण को बनाने का क्या करते हैं? काम करते हैं, जिसके अंदर आएंगे 4। पहला है लिथोस। लिथोस जो है वो रिलेटेड है किससे? रॉक्स से। रॉक्स जो होती हैं, ठीक है, बेसिकली चट्टाने, इनको बोलते हैं हम, लिथोस बोलते हैं इनको। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वो सब एरिया जो रिलेटेड है किससे? पानी से। तीसरा आएगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वो सब एरिया जो रिलेटेड है किससे? एयर से, जिसकी वजह से अर्थ पे जीवन संभव हुआ है, दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। एंड लास्ट इज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? जो वो एरिया जहां पे जीवन संभव है, बोल तो लाइफ से जो रिलेटेड है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? बायोस्फीयर। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली एनवायरमेंट के कंपोनेंट बताइए कौन कौन से। तो आप बोलेंगे एनवायरमेंट के देयर आर 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट में कौन कौन से है? वन इज अ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो रिलेटेड है किससे? लिथोस से, बोलो चट्टानों से। सेकंड वन इज अ हाइड्रोस्फीयर, जिसके अंदर आएगा पानी वाला एरिया। थर्ड वन इज अ एटमॉस्फेयर, हवा। एंड लास्ट इज द बायोस्फीयर, जो रिलेटेड है किससे? जीव जंतु से। ओके, हाँ जी, आप एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वो लिथोस्फीयर है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात माइंडेड ध्यान रखिएगा। एटमॉस्फेयर जो है, एनवायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर जो प्रोवाइड करता है क्या? ऑक्सीजन। जबकि हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वाटर, फूड एंड स्पेस के लिए। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है जी आपका लिथोस। क्या आएगा? लिथोस। लिथोस को बोलते हैं थल, जमीन, और स्पीयर का मतलब मंडल। तो लिथोस्फीयर के अंदर आएगा बेसिकली क्या? थल मंडल। तो आपके एनवायरनमेंट में सबसे पहले आता है जी आपका लिथोस्फीयर, ठीक है, जिस जमीन पे हम लोग खड़े हैं, ये सब पार्ट है किसका? लिथोस्फीयर का। जैसे बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, ठीक है, जमीन हो गई है, चट्टाने हो गई है, माउंटेन्स हो गए, ये सब पार्ट है किसका? आपके लिथोस का। तो बोलते हैं लिथोस इज ए ग्रीक वर्ड फॉर रॉक। लिथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? डिनोट करने के लिए रॉक को, ठीक है। एंड स्पीयर का मतलब क्या? एरिया। रेफर्स टू द रीजन और द रिलम वेयर रॉक्स एंड द रॉक लाइक स्ट्रक्चर आर अवेलेबल। तो लिथोस का मतलब, लिथोस्फीयर का मतलब वो एरिया जहां पे बेसिकली जो है रॉक या रॉक लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे जो है वो चट्टाने या चट्टानों जैसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लिथोस्फीयर। ये आउटर मोस्ट क्रस्ट होती है अपने अर्थ का। तो ये सबसे आउटर मोस्ट, बाहर की सबसे बाहरी लेयर जो है अर्थ की, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? लिथोस्फीयर, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। बिलो द क्रस्ट, और इसके अंदर जो है वो क्या होता है? मेंटल होता है। और बेसिकली क्रस्ट जो है मेडअप होते हैं डिफरेंट मिनरल से। ये जो लिथोस्फीयर होता है उसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं और केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो बेसिकली अब आप एक बात ये ध्यान में रखिएगा, लिथोस्फीयर जो है वो बेसिकली क्या होता है? तो लिथोस्फीयर का मतलब लिथोस, जिसका रिलेशन है किससे? चट्टान से। तो वो सब एरिया जो चट्टान, जिसके अंदर चट्टाने आती हैं, ठीक है, या वो एरिया जो चट्टानों जैसा दिखता है, तो उस सभी एरिया को बोलते हैं आप लोग क्या? लिथोस्फीयर। तो एक तो ये हो गया एनवायरनमेंट का, आपके पर्यावरण का एक पहलू, तो ये हो गया लिथोस्फीयर। ओके, अब ये बोलते हैं लिथोस्फीयर कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द ओशन। समुद्र के अंदर भी आपको लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा समुद्र है पूरा गहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके एकदम डेप्थ में जाकर के जो है क्या वहां पे चट्टाने भी होती हैं, आपने देखा होगा। यस, कई बार हम देखते हैं समुद्र के अंदर जो है ग्लेशियर्स भी बने होते हैं। यस, जो बर्फ का जो है वो पहाड़ होते हैं उसके अंदर। यस, तो ये सब जो है वो पार्ट है किसका? आपके लिथोस्फीयर का। आगे, इट एग्जिस्ट इन द ओशियन बेड्स एंड इसको बोलते हैं आप लोग क्या? ओशियनिक क्रस्ट। क्या बोलते हैं? ओशियनिक। तो वो लिथोस जो बेसिकली समुद्र के अंदर देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या? ओशियनिक क्रस्ट। द लैंड इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। तो बेसिकली ये ध्यान रखिए, लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? थल मंडल। 4 मंडल है एनवायरनमेंट में, तो सबसे पहला क्या हो गया? लिथोस्फीयर। सेकंड नंबर पे जो आएगा दैट इज अ हाइड्रो। हाइड्रो बोले तो जल। हाइड्रो एक जो है वो ग्रीक वर्ड है जो डिनोट करते हैं किसको? वाटर को। एंड द वर्ड रेफर्स टू द जोन ऑन अर्थ। और हाइड्रोस्फीयर एक जो बेसिकली एक ऐसे जोन को जो है इंडिकेट करेगा जहां पे पानी पाया जाता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या हो गया? एरिया, क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जल वाला, तो इसको बोलते हैं जलमंडल। हाइड्रो इज ए ग्रीक वर्ड फॉर द वाटर। हाइड्रो एक ग्रीक वर्ड है किसके लिए? पानी के लिए। एंड द वर्ड रेफर्स टू द जोन ऑन अर्थ वेयर वाटर इज फाउंड इन ऑल फॉर्म। इट इंक्लूड, अब ये हाइड्रोस्फीयर में मतलब इस एरिया के अंदर क्या क्या आएगा? पानी कहां कहां पाया जाता है? तो इट इंक्लूड्स द ओशियन, पानी पाया जाएगा समुद्र में, सीज,
लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम। हाइड्रोस्फीयर जो है वो कवर करता है अपने पूरे अर्थ सरफेस का 71%, 71% एरिया जो है वो कवर करता है कौन? हाइड्रोस्फीयर। एंड इज द होम फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल। और हाइड्रोस्फीयर जो है वो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स का जो है वो क्या है? घर भी है। एक स्टडी किया गया, उसमें पाया गया 97.5% ऑफ वाटर जो है वो जो पाया जाता है अपने अर्थ के ऊपर, वो सब जो है वो कैसा है? वो ओशन में पाया गया इन द फॉर्म ऑफ द सोल्ट वाटर। उसको सोल्टी वाटर जो है हम उसको बोलते हैं। सिर्फ 2.5% वाटर जो है वो आपको पाया जाता है एज ए फ्रेश वाटर, जिसको हम लोग जो है वो पीने के लिए जो बेसिकली और अदर एक्टिविटी के लिए कंज्यूम करते हैं। आगे आउट ऑफ दिस, और इस 2.5% में से जो है 30.8% अवेलेबल है ग्राउंड वाटर के तौर पे, 68.9% जो है वो अवेलेबल है आपके फ्रोजन फॉर्म्स के अंदर ग्लेशियर्स में, और अमाउंट ऑफ 0.3% जो है वो अवेलेबल है रिवर्स में, रिजर्वायर्स में एंड लेक्स के अंदर, जो इजीली एक्सेसिबल है मैन के लिए। तो टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? वो जमीनी एरिया या वो एरिया जहां जहां पे पानी अवेलेबल है, डेट इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। उस एरिया में क्या क्या आएगा? ओशंस हो गया, सीज हो गया, लेक्स हो गया, पोन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम, ये सब जो है वो पार्ट है किसका? आपके हाइड्रोस्फीयर का। ओके, हाँ जी। तो दूसरा पहलू क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर। तीसरे नंबर पे आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द एटमॉस्फेयर। अगर बात करूंगा एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर दो वर्ड से बना, वन इज द एटमोस, अनदर वन इज द स्फीयर। स्फीयर का मतलब तो वही एरिया, और एटमोस का मतलब क्या होता है? तो वर्ड एटमोस को जो है वो ग्रीक वर्ड में डिनोट करते हैं हम किसको? एटमोस का मतलब क्या था? वेपर और गैसेस। हेंस एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द गैसियस लेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया? गैसियस लेयर, जिसने पूरी अर्थ को जो है वो क्या ढक रखा है। एटमॉस्फेयर इज यूनिक। एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिक है किसके लिए? प्लांट, अर्थ एंड सस्टेन द लाइफ। तो एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्लांट्स के लिए, अर्थ के लिए एंड लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इट इज लाइक ए ब्लैंकेट। बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है? एक ब्लैंकेट, एक कंबल है जिसने पूरे अर्थ को जो है वो क्या किया हुआ है? ढका हुआ है। इट इज लाइक ए ब्लैंकेट जिसने एनवेलप किया हुआ है किसको? अर्थ को। एंड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड इट इन प्लेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस रिफ्लेक्ट द ब्लू लाइट। अब आपने कई बार देखा होगा, स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं, स्पेस से जब अर्थ को देखते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में पता क्या चलता है? स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो अर्थ ब्लू दिखता है। उसका रीजन ये है कि पानी की वजह से। भाई साहब, पानी की वजह से नहीं है। स्पेस से जब अर्थ को देखते हैं वो ब्लू दिखता है, वो दिखता है किसमें? एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से। गैसेस जो हैं बेसिकली, जो अपने एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं ब्लू लाइट, तो उसकी वजह से अर्थ जो है वो क्या दिखती है? ब्लू दिखती है। बट हम डिनोट करते हैं कि अर्थ ब्लू दिखती है ड्यू टू द वाटर सब्सटेंस, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एटमॉस्फेरिक गैसेस रिफ्लेक्ट करती है ब्लू लाइट को ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम मोर देन द अदर कलर, दस मेकिंग द अर्थ अपीयर ब्लू व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस। जब आप स्पेस से अर्थ को देखते हो तो वो जनरली कैसा दिखता है? ब्लू। व्हाई? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एटमॉस्फेयर का मतलब वो एरिया जहां पे एटमोस बोले तो गैसेस पाई जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है? पूरे अर्थ को ढक रखा है किसने? एटमॉस्फेयर ने। ओके, और एटमॉस्फेयर के अंदर आने वाली जो वेरियस गैसेस है उनका कंपोजिशन बता रखा है। टोटल जो गैसेस में से सबसे पहले सबसे ज्यादा जो पाई जाती है दैट इज नाइट्रोजन। 78.08% जो है वो आपको पाया जाएगा एटमॉस्फेयर में। क्या? नाइट्रोजन। 20.95% है ऑक्सीजन, 0.93% है आर्गन, 0.4% है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, क्रिप्टॉन एंड द ज़ेनन। द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज वेरिएबल। अब एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की जो मात्रा है वो कैसी है? वेरिएबल है। कहीं कहीं पे ज्यादा, कहीं कहीं पे कम। कहीं कहीं पे नमी होती है तो वहां पानी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जहां पे सूखा एनवायरमेंट है वहां पे पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। द अमाउंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल, और एनवायरमेंट के अंदर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट कितने प्रेजेंट है, तो वो भी जो है वो क्या, वो लगातार चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से। जैसे अभी जो मौसम है वो मिट्टी वाला मौसम आ जाएगा, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल आपको एटमॉस्फेयर में थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर बाद में जो है जब बारिशें शुरू हो जाएंगी, बारिशों के बाद में जो है जो एनवायरमेंट आएगा वो एकदम क्या क्लीन एनवायरमेंट आएगा। तो ये क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली एटमॉस्फेयर में क्या आएगा, वेरियस गैसेस का कॉम्बिनेशन जिसने पूरे अर्थ को जो है वो क्या किया हुआ है, ढका हुआ है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एटमॉस्फेयर। तो थर्ड जो पहलू है दैट इज द एटमॉस्फेयर। तीन हमने पढ़ लिया, पहला हमने पढ़ा कौन था, लिथोस्फीयर, ठीक है, थल मंडल, ओके। दूसरा पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, बोले तो जल मंडल, एंड थर्ड इज द एटमॉस्फेयर, बोले तो वायुमंडल। और सबसे और जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ना अब आपको ना गैसेस के लेयर्स मिलेंगे, ओके। तो 5 लेयर में जो है वो अर्थ को जो है वो क्या है, आपको गैसेस यहां पे देखने को मिलेगा। तो वो 5 लेयर कौन कौन सा, पहले वो पढ़ा देता हूं आपको, फिर आखिरी पढ़ेंगे बायोस्फीयर। तो वो क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहां पे एटमॉस्फेयर जो है उसको स्ट्रेटिफाई किया गया, बोले तो उसको जो है बाइफरकेट किया गया। देयर आर डिस्टिंक्ट लेयर,
5 अलग अलग लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट है। बोलता है सबसे बॉटम लेवल पे जो लेयर आपको देखने को मिलेगी दैट इज अ ट्रोपोस्फियर। आपने देखा होगा जैसे आपका अर्थ जो है, ठीक है, तो उसका इक्वेटर लाइन जो होती है अपनी, तो इक्वेटर के ऊपर का जो एरिया उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे के एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, हाँ जी। तो बॉटम में, एट द बॉटम, बिल्कुल लोअर लेवल पे जो है, नियर द अर्थ सर्फेस के बिल्कुल पास में सबसे पहली जो लेयर आपको देखने को मिलेगी दैट इज द ट्रोपोस्फियर, जो एक्सटेंड होती है 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर, 16 किलोमीटर इक्वेटर की तरफ जो एक्सटेंड होती है, एंड 7 किलोमीटर एट द पोल। बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे लोअर लेवल पे जो आपको लेयर, 5 लेयर है, सबसे लोअर लेवल पे जो लेयर देखने को मिलेगी दैट इज अ ट्रोपोस्फियर। उसके बाद अगली जो लेयर आएगी दैट इज अ स्ट्रेटोस्फियर, जो 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसी के अंदर आपकी जो ओजोन लेयर होती है बेसिकली वो सब इसी के अंदर आती है, ठीक है ना। जो सनलाइट है तो उसको जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे आने से जो रोकती है वो लेयर कौन सी है बेसिकली, स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड जो लेयर आएगा वो है कौन सा, मीजोस्फियर, जो बेसिकली तारे जहां जब टकराते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना मीटियोर्स जो टूटते हैं, ठीक है, तो वो इस लेयर के अंदर होता है बेसिकली। मीजोस्फियर जो है वो एक्सटेंड करती है अप टू 85 किलोमीटर तक। मीटियोर्स मतलब टूटता तारा जो है वो बम अप करता है, टकराते हैं इन दिस लेयर एंड व्हेन दे एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसके बाद में चौथी जो लेयर है दैट इज द मीजोस्फीयर के बाद में कौन सा, थर्मोस्फीयर। तो ये वो लेयर है जहां पे बेसिकली सोलर रेडिएशन जो है वो देखने को आपको मिलती है। आफ्टर द मीजोस्फीयर कम्स द थर्मोस्फीयर विच एक्सटेंड अप टू 690 किलोमीटर, जहां पे आयनाइजेशन होता है किसका, सोलर रेडिएशंस का टेक प्लेस, एंड ऑरोरा जो आपने सुना होगा, ऑरोरा बोरेलिस, तो वो बेसिकली जो है वो यहीं पे आपको जो है वो देखने को मिलती है। तो चौथी जो आपकी स्फीयर होती है, मतलब चौथा जो आपका स्ट्रेटिफिकेशन जो किया गया दैट इज द थर्मोस्फीयर। और सबसे लास्ट लेवल पे जो है वो होती है कौन सा, एक्सोस्फीयर। लेकिन जब आप अर्थ से 100 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो एक वर्चुअल लेयर होती है, उसको कैरमन लाइन बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एन इमेजिनरी लाइन होती है दैट इज नॉट द कैरमन लाइन इज ड्रॉन टू सेपरेट द आउटर स्पेस। और आखिरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या, एक्सोस्फीयर, विच बिगिंस एट 690 किलोमीटर, जो 690 किलोमीटर के बाद जो है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है और अप टू 10,000 किलोमीटर तक जाती है। बियॉन्ड दिस, और इसके बियॉन्ड जो है अर्थ मैग्नेटोस्फीयर जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो टोटल मिला के जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो है वो 5 लेयर्स हैं, ठीक है, अलग अलग 5 तरह से जो लेयर बना रखी है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो है कौन सा, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद अगली आती है स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक, उसके बाद मीजोस्फीयर 85 किलोमीटर तक, उसके बाद में आएगा कौन सा, थर्मोस्फीयर 690 किलोमीटर तक, और उसके बाद में आएगा आखिरी कौन सा, एक्सोस्फीयर, वो आएगा लगभग 10,000 किलोमीटर तक। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एटमॉस्फेयर वाला खत्म और फिर आ जाएगा अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर एग्जिस्ट करता है उसके बाद में। ओके, हाँ जी, ये तो हो गए तीन स्फीयर। और लास्ट स्फीयर जो है दैट इज द बायोस्फीयर, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, जीव मंडल। तो जीव मंडल का मतलब बेसिकली जो क्या होता है, बायो इज ए ग्रीक वर्ड फॉर द लाइफ। बायो एक ग्रीक वर्ड है जो इंडिकेट करता है किसको, लाइफ को। तो बायोस्फीयर का मतलब अर्थ का वो एरिया जहां पे लाइफ पॉसिबल है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बायोस्फीयर। तो द बायोस्फीयर इज ए ग्रीक वर्ड फॉर लाइफ, हेंस द वर्ड बायोस्फीयर रेफर टू ऑल द रीजन, वो सब एरिया ऑन द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे लाइफ जो है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बायोस्फीयर। द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट द लाइफ, वो इकोसिस्टम जो लाइफ को सपोर्ट करता है, कुड बी इन सोइल, एयर, वाटर और लैंड। ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सिल्स ने ये वर्ड जो है वो कॉइन किया और उन्होंने बोला दिस, मतलब बायोस्फीयर को उन्होंने बोला इट इज अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर लाइफ कैन बी फाउंड। तो बायोस्फीयर का मतलब अर्थ का वो प्लेस जहां पे लाइफ पाई जाती है, जहां पे जीवन आप जी सकते हो, ठीक है, वो एरिया बेसिकली उस एरिया को बोलते हैं आप लोग क्या, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग मैटर, बायोस्फीयर में जो है वो सम टोटल आएगा ऑल लिविंग मैटर्स का, जिसके अंदर बायोमास एंड बायोटा वो सब आएगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पोलर आइस कैप टू द इक्वेटर विद ईच रीजन हार्बरिंग सम लाइफ फॉर्म सुटेबल टू द कंडीशन देयर। तो पूरा लाइफ जीने के लिए जो भी सुटेबल कंडीशंस है वो सब पार्ट है किसका, आपके बायोस्फीयर का। ऑल द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ लिविंग एज वेल एज द डेड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द बायोस्फीयर। इट सर्वाइव ऑन द सोलर एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन एंड द हीट फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ। तो यहां पे सर्वाइवल कैसे होता है, जब सोलर एनर्जी मिलती है सन से और जो हीट मिलती है कहां से, जो डीप ऑफ द अर्थ के अंदर जो अवेलेबल है, तो उसकी वजह से अपने यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ जो है वो क्या है, पॉसिबल हुई है। तो चौथा जो स्फीयर है लाइफ का, एनवायरमेंट का, दैट इज द बायोस्फीयर। तो टोटल मिला के अगर बात करते हैं एटमॉस्फेयर बोला एनवायरमेंट का, तो एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया, अपने आसपास की सराउंडिंग जिसके अंदर बेसिकली सब चीज आती है, ठीक है। अब सब चीज के अंदर जो है उसको सबको सम अप करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट आर नोन एज अ कंपोनेंट। और कंपोनेंट के नाम पे 4 जो है वो क्या, सबसे पहला है कौन सा, बोलो,
सर सबसे पहले नंबर पे आएगा लिथोस्फीयर, लिथोस चट्टान, दूसरे नंबर पे आएगा हाइड्रो पानी, तीसरे पे आएगा एटमॉस्फेयर बोले तो गैसेस आपकी, और जिन्होंने ब्लैंकेट किया हुआ है, ठीक है, पूरे के पूरे एनवेलप किया हुआ है पूरे अर्थ को। एंड चौथे नंबर पे जो आएगा डेट इज अ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जीवमंडल, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है वो क्या हुई है, पॉसिबल है, मतलब अर्थ का वो एरिया जहां पे लाइफ पॉसिबल है, डेट इज नोन एज अ बायोस्फीयर। ये सब जो है वो पार्ट है किसका, एनवायरमेंट का। तो एनवायरमेंट का मतलब सराउंडिंग्स आपकी, जिसके अंदर ये सब आता है। ओके, हाँ जी। चलो आज की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एनवायरनमेंट क्या है बेसिकली उसके बारे में। तो एनवायरनमेंट क्या है, पीपल क्या, डेवलपमेंट क्या। पीपल क्या, बहुत सारे लोग मिलके पीपल बनते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या, पहले के मुकाबले में जब आप पॉजिटिव जो चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव और अपवर्ड जो मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, विदाउट डैमेजिंग द रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेवलपमेंट। एंड थर्ड वन इज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बोले तो सराउंडिंग, जब इंटरेक्शन होता है मैन का नेचर के साथ में, डेट इज नोन एज द एनवायरनमेंट। एंड व्हाट कंप्राइज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं, वो 4 कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। फिर पहला लिथो, दूसरा हाइड्रो, तीसरा एटमॉस। और एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली क्या है, एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, और एटमॉस्फेयर के बाद में फिर जो स्ट्रेटिफिकेशन किया गया एटमॉस्फेयर का, वो 5 आपकी जो लेयर्स बनी हुई है, वो 5 लेयर क्या, वो हमने पढ़ लिया। एंड लास्ट वन इज द बायोस्फीयर। ओके, हाँ जी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी फिर भी लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर कोई कमी लगी है तो वो भी हमें बताइएगा, हम उसको सही करने का काम करेंगे। ओके, हाँ जी। और अगर आप लोग अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।